आज हम एक ऐसे नाम के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका जिक्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा गूंजता है, और वो नाम है भगत सिंह। चलिए इस चर्चा की शुरुआत खुद भगत सिंह के एक बहुत ही पावरफुल विचार से करते हैं। ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा था। एक ऐसा यकीन कि हाँ, इंसान को तो खत्म किया जा सकता है, पर उसके विचारों को नहीं। विचार तो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन था वो नौजवान जिसके विचार इतने ताकतवर थे। और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि वो कैसा माहौल था, वो कैसा हिंदुस्तान था जिसने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को जन्म दिया। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, भगत सिंह कोई रातों रात पैदा हुए क्रांतिकारी नहीं थे। उन्हें उस दौर के हिंदुस्तान ने बनाया था, एक ऐसा हिंदुस्तान जो बेचैनी और गुस्से की आग में सुलग रहा था। तो जरा उस वक्त को सोचे, पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। अंग्रेजों ने जो बड़े बड़े वादे किए थे वो सब हवा हो गए। ऊपर से खेती किसानी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मतलब पूरे देश में ना एक अजीब सी बेचैनी थी, एक गुस्सा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारियां लगी भी। इस स्क्रीन पर एक नजर डालिए। 1920 का पूरा दशक, एक के बाद एक आंदोलन। गांधी जी का असहयोग आंदोलन, किसानों का एका मूवमेंट, फिर साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश में विरोध। ये सब क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि अब विरोध बिखर नहीं रहा था, बल्कि संगठित हो रहा था। और इस संगठित विरोध का एक बहुत बड़ा चेहरा थी ये किसान सभाएं। ये सिर्फ कोई भीड़ नहीं थी, बल्कि ये किसानों के अपने बनाए हुए संगठन थे जो अपने हक के लिए लड़ना सीख रहे थे। उन्होंने किसानों के रोजमर्रा के गुस्से को एक राजनीतिक आवाज दे दी थी। और बिल्कुल ऐसे ही माहौल में भगत सिंह की परवरिश हुई। कह सकते हैं कि क्रांति तो उन्हें विरासत में मिली थी। उनका परिवार पहले से ही गदर आंदोलन जैसे क्रांतिकारी मूवमेंट्स का हिस्सा था। उनकी पढ़ाई भी लाला लाजपत राय जैसे बड़े राष्ट्रवादी नेता के कॉलेज में हुई। मतलब बगावत का बीज तो बचपन से ही पड़ चुका था। तो अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जब भगत सिंह के कुछ कामों ने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया, और हाँ, ब्रिटिश हुकूमत की तो नींद ही उड़ा दी। साल था 1928। साइमन कमीशन के विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, जिस पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इसी लाठीचार्ज में भगत सिंह के मेंटोर लाला लाजपत राय इतनी बुरी तरह घायल हुए कि कुछ हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस एक घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों को अंदर तक झकझोर दिया, और बस यहीं से उन्होंने बदला लेने की ठान ली। उनका टारगेट कौन था? पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट, जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक गलती हो गई। पहचान में हुई चूक की वजह से स्कॉट की जगह एक 21 साल का नौजवान अफसर जॉन सॉन्डर्स मारा गया, और इस एक गलती ने कहानी का रुख ही बदल दिया। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह ने एक और बहुत ही ऑडेशियस कदम उठाया। उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि वो बम किसी को मारने के लिए थे ही नहीं। उनका असली मकसद तो गिरफ्तारी देना था, ताकि मुकदमे के दौरान उन्हें अपनी आवाज, अपने विचार पूरे देश तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके। ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। और भगत सिंह अपनी इस रणनीति में पूरी तरह कामयाब भी रहे। जेल और अदालत, ये दोनों उनके लिए एक हथियार बन गए, जहां से उन्होंने अपने विचारों की जंग लड़ी। अच्छा, भगत सिंह के विचारों में जो ये बदलाव आ रहा था वो सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि पूरे देश के आंदोलनों में दिख रहा था। इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए। जहां 1920 के दशक में आंदोलन गांधीवादी राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, वहीं 1930 तक आते आते समाजवाद और साम्यवाद का असर साफ दिखने लगा था, जो किसानों के हक और आर्थिक बराबरी पर जोर देता था। भगत सिंह इसी वैचारिक बदलाव का एक बड़ा चेहरा थे। जेल के अंदर भी उन्होंने एक और लड़ाई छेड़ दी, और ये लड़ाई थी इज्जत की, सम्मान की। उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, कोई आम मुजरिम नहीं, हमारे साथ बेहतर बर्ताव होना चाहिए। और बस इसी मांग को लेकर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। और ये कोई 1-2 दिन की भूख हड़ताल नहीं थी, पूरे 116 दिन। सोचकर देखिए, 116 दिन बिना कुछ खाए। ये उनके इरादों की मजबूती और उनकी विल पावर का एक ऐसा सबूत था जिसने सबको हैरान कर दिया। इस भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान अपने ओर खींच लिया।
बड़े बड़े नेताओं ने उनका समर्थन किया, यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी असेंबली में उनकी इस बहादुरी की तारीफ की। इससे पता चलता है कि भगत सिंह की लड़ाई को कितनी जबरदस्त पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रही थी। जेल में बिताए उन आखिरी सालों में भगत सिंह ने सिर्फ लड़ाई ही नहीं की, बल्कि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा और लिखा भी। और यहीं पर उनके विचारों को वो पैनापन मिला जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। जेल से ही उन्होंने अपना वो मशहूर लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें उन्होंने बड़ी बेबाकी से तर्क दिया कि ईश्वर असल में इंसान की अपनी कल्पना की उपज है, जिसे उसने अपनी कमजोरियों और सीमाओं के सहारे के लिए बनाया है। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही रेडिकल विचार था। उन्होंने साफ साफ लिखा कि वो मौत के डर से या किसी छोटे मोटे स्वार्थ के लिए भगवान में यकीन करने का नाटक नहीं कर सकते। उनका नास्तिक होना किसी घमंड की वजह से नहीं, बल्कि पूरी तरह से तर्क और विवेक पर आधारित था। और इस बात से उनके ज्ञान और विचारों के प्रति समर्पण का पता चलता है कि जब उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो लेनिन की जीवनी पूरी पढ़ना चाहते हैं। उनका सपना सिर्फ राजनीतिक आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि मार्क्सवादी सिद्धांतों पर एक समाजवादी समाज बनाना था। सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से उनकी विरासत की एक नई और बहुत ही दिलचस्प कहानी शुरू होती है। 23 मार्च 1931 राजगुरु और सुखदेव के साथ उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन अंग्रेज सरकार जिसे एक अपराधी मानकर खत्म करना चाहती थी, वो असल में एक अमर प्रतीक बन गया। भगत सिंह अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वो एक विचार बन गए, एक लोकनायक, शहादत का एक ऐसा प्रतीक जिसे मिटाया नहीं जा सकता। अब ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है। आज के दौर में हर कोई भगत सिंह पर अपना दावा करता है। राष्ट्रवादी उनके बलिदान को याद करते हैं, कम्युनिस्ट उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, दक्षिणपंथी उन्हें एक महान राष्ट्रीय नायक बताते हैं और सिख राष्ट्रवादी उन्हें एक सिख आइकॉन। ये बात ही दिखाती है कि उनकी शख्सियत कितनी कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड थी कि हर कोई उसमें अपना अक्स देख सकता है। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। भगत सिंह की असली ताकत क्या थी? सॉन्डेस की हत्या या असेंबली में बम फेंकना, या फिर वो पावरफुल सिंबल जो वो अपनी मौत के बाद बन गए? एक ऐसा सिंबल जो आज भी भारत की राजनीति और समाज को लगातार प्रेरित भी करता है और आंदोलित भी।